हैं और इसमें 2 क्वेश्चन उसके एक ही करके। चलिए सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ कहूँ भाई अपन जो स्टार्ट करते हैं भाई वो रहता है इतिहास। इतिहास में अपन 2 पार्ट बनाएंगे, एक तो बनाएंगे प्राचीन और एक बनाएंगे मध्यकालीन। मध्यकालीन और इधर जो तैयार होता है वो तैयार होता है आधुनिक आधुनिक इतिहास। अब इसमें अगर आप कभी प्रेजेंट टाइम पिछले 4 साल के अगर पेपर पढ़ाते हो, कोई भी ले लो आप, आरपीएससी ले लो, आरएसएस भी ले लो, कोई भी पैटर्न फॉलो करेगा। हमारे इस पार्ट को बहुत कम पूछ रहे हैं, इस पार्ट को बहुत कम किया जा रहा है। इसमें से क्योंकि लेंथी बहुत पड़ता है और लेंथी पड़ता है, एग्जाम में होता है, एग्जाम बनाने वाला वो यही सोचता है कि इतने को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन तैयार करने के लिए, क्यों ना बहुत कम टाइम में जो चीजें कवर हो जाए उनमें से क्वेश्चन दे। तो आज का अगर पैटर्न चल रहा है वो यहाँ से उठाया जा रहा है टॉपिक, वही फिक्स है 7 दिन में, 5 दिन में, कोई 4 पेज का, कोई 8 पेज का, कोई 7 पेज का। चलिए अब मान लो मेरे यहाँ से स्टार्ट करें 34 हो जाएंगे, उसके 34 में 30 उनके पढ़ते हुए 1 महीना निकल जाता है। तो अपने को वो चीज कवर करनी है पहले, तो कम टाइम में पढ़ सकते हैं। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से हम हमेशा शुरुआत करते हैं क्योंकि वेटेज भी सीखा जाता है। अगर इसमें बात करूं तो इसमें एक क्वेश्चन तो गुजर प्रत्यार का फिक्स है, गुजर प्रत्यार का, गुजर प्रत्यार का फिक्स है, नागभट्ट का, नागभट्ट ले लो या फिर मेरभूज, इन दो में से क्वेश्चन फिक्स है। इनकी बात इसलिए लास्ट में करेंगे कि क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। हम आधुनिक इतिहास में बात करेंगे तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकीकरण। एकीकरण के बाद इसमें पढ़ने में जो सबसे लंबा चलता है, लेंथी पड़ता है, वो पड़ता है 1857 क्रांति, जिसमें पहले आपको इंडिया वाला पैटर्न पढ़ा के राष्ट्रमंडल करेंगे, तब जाके सीक्वेंस माइंड में से होता है। इसके बाद आता है अपना किसान आंदोलन। अच्छा क्या मुझे ये बता सकते हो किसान आंदोलन को किसान आंदोलन क्यों कहते हैं? किसान आंदोलन को किसान आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि किनके द्वारा किया गया? किसानों के द्वारा। और इसके बाद आता है प्रजामंडल, और प्रजामंडल के बाद जो आंदोलन आता है, जो टॉपिक आता है वो आता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जिसमें मैं आपको व्यक्ति विशेष के बारे में बताऊंगा। विजय सिंह पटेल ने राजस्थान में क्या किया, अर्जुनलाल सेठी ने क्या किया, केसरी सिंह बारेट ने क्या किया, एक एक से पर्सनालिटी अपने पढ़ाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक आता है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन सबसे मेन मुद्दे की बात है, हम इसमें से सबसे जल्दी किसको कवर कर सकते हैं? अपन एकीकरण को। तो सबसे कम टाइम में जिस टॉपिक को अपन कवर कर सकते हैं वो एकीकरण। हार्ड है लेकिन सीक्वेंस जो मैं आपको बनाऊंगा बोर्ड पे, उस सीक्वेंस के हिसाब से बाद टॉपिक को कभी किताब और उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके माइंड में वो सीक्वेंस के कारण ये खुद याद हो जाता है। सारे टॉपिक लॉजिक में से अगर आपका किसी भी टॉपिक में लॉजिक नहीं बैठता तो आपको याद करना हार्ड है, लेकिन मैं आपको एकीकरण याद करने का लॉजिक कैसे बताऊंगा, इसको लॉजिक से याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब अपने को फोकस करना लॉजिक पे कि क्या लॉजिक लग सकता है। तो इसलिए आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई? राजस्थान का एकीकरण। चलिए मैं आपसे सबसे पहले कहूं या मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया भाई एकीकरण। सारे लोग मुझे ये बताओ एकीकरण है क्या? पहले मैं आपसे कहूं एकीकरण क्या है? आपने टॉपिक का नाम तो सुना है, लेकिन मैं आपसे ये कह दूं एकीकरण है क्या? इसकी क्या परिभाषा बनती है एकीकरण की? क्या है एकीकरण? किसको कहते हैं एकीकरण? ना तो कोई किताब बताती है और ना ही कहीं लिखा हुआ है कि एकीकरण की परिभाषा है। मैं आपको इसका सीक्वेंस बताता हूं एकीकरण को कैसे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ आप अपने देश का नाम तो जानते हो सारे लोग? कौन सा देश है? अच्छा भारत है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरे सबसे बड़ा कौन सा है? मुझे बस इतना बताओ राजस्थान का पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? क्या आज भी इसको राजपूताना कहते हैं क्या? आज क्या कहते हैं? पहले क्या कहते थे? तुमने राजपूताना से क्या बनाया? अरे राजपूताना से क्या बनाया? तो राजस्थान एक दिन में बन गया था क्या? नहीं, इसके लिए हमें क्या फॉलो करनी पड़ी? तो राजपूताना से राजस्थान बनाने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की हमें उसी को क्या कहना है? एकीकरण। तो क्या आप कह सकते हो एकीकरण में क्या बनाना है? अरे एकीकरण में क्या बनाना है? राजस्थान कब बनेगा? पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? भारत में कुल कितने राज्य हैं? सबसे बड़ा पहले क्या कहलाता था? अब क्या कहते हैं? इसे बनाने के लिए क्या फॉलो किया हमने? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसमें क्या तैयार हुआ भाई? लेकिन पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? चलिए बताइए संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 क्या लागू हुआ था? कौन से देश का? क्या नॉर्मली बन गया था संविधान हमारा? नहीं, हमने काफी मेहनत की, काफी मांग उठाई अंग्रेजी सत्ता के सामने, फिर भी अंग्रेजी सत्ता को दया नहीं आती थी। क्रूर थे वो लोग। हमें क्या कहते थे? काला। हमें क्या कहते थे? क्यों कहते थे? हमें नीचा दिखाने के लिए। क्या हम सुन के बैठ जाते थे क्या? पहले में सुनने की आदत थी, फिर हमने आदत जनरेट की सुनाने की। वो में काला कहते हैं, उनको गोरा कहते थे। अगले का मतलब वो में क्या कहते थे? काला, हमने क्या कहते थे? गोरा। जबकि आप ध्यान रखना पूरे इंग्लैंड घूम लो आप, एक ही रंग के लोग मिलते हैं, गोरे रंग के, सफेद रंग के, व्हाइट रंग के। जबकि आप पूरा भारत घूम लो, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब रंग के लोग मिलते हैं। काले ले लो, नीले ले लो, पीले ले लो, हरे ले लो, गुलाबी भी है। और हमारे ऐसे भी लोग 3 रंगों के ऊपर से पीले, बीच में से काले, नीचे से नीले। हमारे सारी टाइम मिलती है क्योंकि हमारी नदियों का पानी इतना विभिन्न प्रकार का। चलो इस बात पे चले जाइए, आप नीले लोग मिलेंगे, मछलियों का काम करते हैं नीले। आप उत्तर भारत में चले जाइए, आपको गोरे लोग मिलेंगे। आप राजस्थान में चले, राजस्थान में सारी ब्रांड मिलती है। आप पश्चिम में जाओगे तो गर्मी इतनी पड़ती है, वो काले कम नीले ज्यादा हो जाते हैं। पूर्व में चले जाइए, वहां की जलवायु ऐसी, वहां लोग मीडियम मिलते हैं, काले नहीं मिलते, लेकिन बहुत ज्यादा गोरे भी नहीं कह सकते। लेकिन पश्चिम वालों के साथ करते तो गोरे में फीलिंग आती है, गोरे हैं, उनके साथ करते। तो भारत एक बात ऐसा देश है जिसमें 7 रंगों के लोग मिलते हैं और एक देश में रंग भी चलता है, हमारे तो चल जाता है, हमारे चला लेते हैं। लेकिन ये हमें काला कहकर हमें जब अपमानित करते थे, हम इसलिए सहन कर लेते थे क्योंकि उनके सामने खड़े होकर हमारा कैसा भी रंग सही, हम काले दिखते थे। उनकी बराबर गोरे तो नहीं हो सकते हम। अब ये बताते हैं, हमने अंग्रेजों से बहुत ज्यादा मांग की कि हमें चाहिए संविधान। हमें क्या चाहिए भाई? कौन से देश को संविधान चाहिए? इसके लिए संविधान बनाने के लिए हमें चाहिए एक सभा। जिस सभा को क्या नाम देंगे? और संविधान सभा बनेगी तभी तो क्या तैयार करेगी? और संविधान बनेगा तभी तो कहाँ लागू होगा? क्या संविधान सभा बनी थी बाद में? कब बनी थी बताओ? पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1940। लेकिन उसके लिए सरकार ने पहले मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन ने घोषणा की हम क्या बनाएंगे आपका? अरे क्या बनाएंगे? ये बनाने के लिए क्या बनाएंगे? इस ये तैयार क्या करेगी? कहाँ लागू होगा? क्या तैयार होगा? क्या बनेगा भाई? अभी कितने हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? पहले क्या कहलाता था? इसको बनाने के लिए क्या किया हमने? क्या कहलाया है? एकीकरण। हम पढ़ भी क्या रहे हैं? एकीकरण याद रहेगा। चलिए अब जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस देखो आप, सीक्वेंस कैसे पढ़ते हैं। मैंने आपको अलग से एक लाइन बता दी एकीकरण क्या है। आपने किसी से भी जाके पूछना है एकीकरण की परिभाषा बताओ, शायद कोई बताए। 95% लोग कहेंगे परिभाषा थोड़ी होती है, ये तो टॉपिक होता है। लेकिन आपके पास परिभाषा भी है। परिभाषा क्या है? बोलिए बताओ मुझे आप। क्या है बताओ? बस राजस्थान बनाने की प्रक्रिया क्या है? राजस्थान बनाने की, इसका मतलब क्या हमारे पास पहले राजस्थान नहीं था? था ना? क्या था पहले? हमने क्या तैयार किया? आज क्या है अपने पास? राजस्थान। हमारी पहचान किस नाम से है? और संविधान की पहली अनुसूची में लिखा हुआ है एक नाम, जिसका नाम क्या है? भारत। भारत में कितने राज्यों के नाम लिखे गए? 28। अनुच्छेद 3 कौन सा? अनुच्छेद 3, जिसमें भारत सरकार को क्या बनाने का अधिकार है? राज्य। कितने तैयार करती है? उनमें हमारे संविधान में एक नाम क्या लिखा हुआ है? क्या राजस्थान में संविधान का नाम लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। कितने राज्यों में लिखा हुआ है? 28। इसका मतलब हमें पहली चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, इसके बाद अपन एकीकरण करते हैं। सबसे पहले क्या है, कैसे, एक पॉइंट देखेंगे। मैंने एक लाइन लिखी कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक की परिभाषा क्या है। परिभाषा बात करें तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया, या मैंने एक नाम लिख दिया राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। और राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है भाई, इस प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं एकीकरण। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। अभी माइंड में चीज ये होगी आपके कि हमें क्या तैयार करना है अपना राजस्थान, क्या बनाना है भाई? राजस्थान। सबसे पहले देखो मैं आप 3 पॉइंट लिख रहा हूं आपके सामने। पहला कैबिनेट मिशन, इस पर ध्यान देंगे, आपके माइंड में पूरी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन भारत कब आया भाई? अरे कब आया था? अच्छा भारत को स्वतंत्रता कब मिली, आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1900। आपसे पूछा जाएगा भारत को आजादी मिली तो किस अधिनियम के तहत मिली? तो भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947। मैं आपसे कहूं भारत को आजादी किस अधिनियम के तहत मिली? किस अधिनियम के तहत? ठीक है, भारत का उस समय गवर्नर जनरल वाइसराय हुआ करता था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का एक वाइसराय था भाई लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन में एक घोषणा की थी, वो क्या देखो। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। पहले भारत में कब्जा हुआ करता था ईआईसी का। भारत में अंग्रेजों की कंपनी काम करती थी, कौन सी? ईआईसी। ईआईसी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आपसे कहूं ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर मैंने आपसे एक और लाइन बोली, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो भारत कब आई थी? 1600 ईस्वी में। कब आई थी भाई? कब आई थी? 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा जो पद होता था, अधिकारी होता था, वो कहलाता था गवर्नर। क्या कहलाता था? अब मैं आपसे कहूं भारत कौन सी कंपनी आई थी? अरे कौन सी है? भारत का भाई अधिकारी क्या कहलाता था? इसको बाद में जाके हमने कर दिया गवर्नर जनरल। क्या कर दिया भाई?
लेकिन 1857 की क्रांति हुई जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय क्रांति का दमन तो कर दिया, लेकिन भारतीयों के दिल में एक टीस हो गई अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके कारण अंग्रेजी सत्ता को लगा, ब्रिटिश लोगों को लगा कि भारतीयों का विश्वास वापस जीतना है तो ऐसा करते सारा का सारा क्रांति का दिमाग इस पे डाल दो टीआईसी पे, इसके सर फोड़ दो गवर्नर जनरल के, और भारतीयों को कोई हमारी गलती नहीं है, ये कंपनी ने किया जो किया आज के बाद कंपनी खत्म, ये जो किया किसने किया गवर्नर जनरल ने, इसको भी खत्म करो, और क्रांति के बाद पद और कंपनी खत्म करके एक नया पद जोड़ा गया वायसराय का 1858 में। तो नया भारत में बड़ा अधिकारी अंग्रेजों का क्या कहलाने लगा। अब मैं आपसे कहूं जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसमें गवर्नर जनरल हुआ करता था वायसराय, अरे कौन होगा, तो इसका मतलब एकीकरण के समय भी कौन होता होगा हमेशा वायसराय। अब जो मैं बता रहा हूं वो देखो, कैबिनेट मिशन था, भारतीय लोग दो चीजों की मांग कर रहे थे, एक स्वराज्य और एक मांग कर रहे थे संविधान। एक तो चाहिए हमें स्वराज्य, ऐसा राज्य जो हम स्वयं द्वारा निर्मित करें, एक मांग उठ रही थी स्वराज्य की, एक मांग उठ रही थी संविधान की। स्वराज्य की मांग लगभग लग रहा था जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी मांग जो जोर पकड़ रही थी सबसे ज्यादा वो कौन सी थी, संविधान। भारतीयों के इस विश्वास को जीतने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए, अंग्रेजों ने 1928 में कमीशन भेजा था भारत में, साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन भेजा था भाई, ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, लेकिन दो बार भारत आया, एक तो आया था फरवरी 1928 में, एक आया था अक्टूबर 1928 में, और पहले आया था मुंबई में सबसे पहले और दोबारा आया था कराची में। लेकिन भारतीयों ने इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि इसमें 7 सदस्य आए, सातों अंग्रेज थे। हम चाहते थे हमारा संविधान बने, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि संविधान भारतीय ही बनाए। तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक लाइन बोली है, जब भी लड़ो स्वदेश के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वराष्ट्र के लिए, स्वभाषा के लिए, जो भी हो स्वयं द्वारा निर्मित हो। उन्होंने कहा है, उनका कदम बड़ा फेमस आता है, जब भी हम लेवल बढ़ाते जाऊंगा उन्हें लाइन आती है सरस्वती जी की कि अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा, बुरे से बुरा स्वदेशी शासन अच्छा है। आप भूखे रह लो, आप बिना कपड़ों के रह लो, आप बिना आवश्यकताओं के रह लो, लेकिन किसी के गुलाम मत रहो, किसी के अधीन मत रहो। ये भारतीयों के लिए मेरा संदेश है कि आप केवल किसके लिए काम करो, स्वराज्य के लिए। हमें हर हाल में स्वराज्य चाहिए। तो इस तरीके से बताते हैं वो स्वराज्य की मांग उठी, तो हमने 7 सदस्यों का एक दल लेकर आए साइमन कमीशन, जिसका हमने घोर विरोध किया और एक नारा लगाया, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ। हमने वापस ले लिया, फिर हमने मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया, आप संविधान बनाइए, लेकिन मोतीलाल नेहरू को अंग्रेजों ने चाल चलो जिन्ना को हटा दिया, तो जिन्ना ने उसे पेश नहीं होने दिया। अब संविधान की दूरी में बहुत लग रही थी, हाल ही नहीं बन पाएगा। तो मांग तेज हुई, गांधी जी के आंदोलन तेज हुए और सरकार ने निर्णय लिया 1940 में, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में सत्ता चेंज हो गई और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया क्लीमेंट एटली। कौन बना भाई, सारी चीजें आएंगी आगे माइनस से हो जाएंगी। तो 1940 में प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली। उन्होंने कहा कि अब हम भारतीयों का विश्वास जीतेंगे और 3 सदस्य संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित करने के लिए भेजे गए। एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, और एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स, और एक व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर। अब मुझे एक बात बताओ कितने सदस्य भाई कैबिनेट मिशन में, कितने सदस्य आए। ये कैबिनेट मिशन भारत में आया मार्च 1946 में, और इन्होंने घोषणा की कि हम संविधान निर्माण के लिए तैयार करेंगे संविधान सभा। क्या बनेंगे भाई, अब हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं, तो टॉपिक पाएंगे ये तो क्या है इसका मैं तो आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कैबिनेट मिशन भारत कब आया भाई, अरे कब आया हो, कब आता है, कितने सदस्य आए, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, अध्यक्ष कौन था। अच्छा, इनके द्वारा क्या बनाने का गठन किया गया, क्या बनाएंगे, वो क्या तैयार करेगी संविधान। अब इनके द्वारा संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करने के बाद कैबिनेट मिशन ने घोषणा की, हम चाहते हैं, कैबिनेट मिशन की घोषणा क्या थी, हम चाहते हैं भारत के छोटे छोटे जो राज्य हैं, भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण कर ले जिससे आपका अस्तित्व जिंदा रहे। मैंने आपको बताया राजस्थान बनाने से पहले हमें क्या तैयार करना होगा, पहले भारत, लगभग भारत तैयार करेंगे फिर राजस्थान मिलिट्री करेंगे। इसे कहते हैं स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास, जो कभी नहीं पढ़ा जाता। और फिक्स है दो ऑपरेशन, और स्वतंत्रता के बाद के जो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं, या तो नेहरू से रिलेटेड या कोई एक्ट से रिलेटेड, फिक्स है वो चीजें। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि कैबिनेट मिशन ने घोषणा की कि भारत के छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े राज्य का निर्माण कर ले। अगर अस्तित्व में लेना है तो बड़े राज्य का निर्माण कर ले, या फिर आप पड़ोस के बड़े राज्य में अपने आप को समाहित कर दे, उसमें मिला ले, या पड़ोस के राज्य में मिल जाए जिससे आप जिंदा रहे, आपका वर्चस्व, आपका अस्तित्व जिंदा रहे। ये घोषणा कौन सा मिशन करता है, कैबिनेट मिशन ने कहा भारत के छोटे छोटे राज्य का निर्माण कर ले, या तो या पड़ोस के कार्य में मिल जाए राज्य में। इसका मतलब भारत के छोटे राज्यों का अस्तित्व कम है, ठीक है। दूसरी बात है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इस अधिनियम के तहत एक धारा भेजी गई क्लीमेंट एटली के द्वारा, धारा 8। क्या कभी आपको बताया गया कि किस धारा के तहत अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, नहीं। तो मैं आपको बताता हूं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत धारा 8 के तहत घोषणा की गई, अंग्रेज भारत को, भारतीयों को सौंपकर अपनी सर्वोच्चता इस धारा के तहत खत्म कर लेंगे। और जो भारत के राजा के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो भारत के जो राजा है अपनी रियासत को भारत में मिला ले, या वो पाकिस्तान में मिल जाए, या वो स्वतंत्र है। आपके पास 3 ऑप्शन है, जैसा आप करना चाहो वैसा मिल सकते हो। लेकिन हम इस अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी सर्वोच्चता भारत से खत्म कर लेंगे। और लॉर्ड वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि भारतीय जो रियासत थी, जो राजा थे, वो राजा जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों का अधिकार था और वो हर काम अंग्रेजों के परामर्श से करते थे, अंग्रेजों के सारे करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने तो घोषणा कर दी हम 1947 की धारा के तहत छोड़ कर चले जाएंगे। अरे कौन सी धारा है, इसका मतलब अंग्रेजों का सहारा नहीं मिलेगा। तो राजा खुश हो गए कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हमारे पूर्वजों ने जैसे स्वतंत्र शासन किया है अब वो स्वतंत्रता मिलने वाली है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको कहा कि आपके लिए मैं 2 अधिकार पत्र दे सकता हूं, या तो भारत के राजा भारत में अपनी रियासत का विलय कर ले, या तो भारत संघ में मिल जाए, या फिर यथास्थिति में बने रहने के लिए आप पूरी तरह से समझौता कर ले, या जैसे थे स्वतंत्र में से रहना चाहोगे या भारत में रहना चाहोगे। तो हमारा मतलब पहले भारत की रियासतों से, उसके बाद अपन राजस्थान में करेंगे। जब भी एकीकरण पढ़ते हैं तो पहली बात ये आती है हमें कितने कितने चीजों को पढ़ना पड़ता है। पहला कौन सा पॉइंट पढ़ना पड़ता है, कैबिनेट मिशन। दूसरा कौन सा पॉइंट पढ़ना पड़ता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और तीसरा व्यक्ति कौन पढ़ना पड़ता है, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। पहले हमें पूरा भारत जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण में एंट्री करेंगे। क्या है कैसे, अब 2-3 चीजें ऐसी जो मेरे साथ आप बनाओगे, उसमें मैं आपको तथ्य के पॉइंट की बात करेंगे कि तथ्य क्या है जो पेपर वाले देखिए। मैं आपसे कहूं राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो एकीकरण के समय मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। पहला क्वेश्चन, एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बता सकते हो क्या आप। चलिए बहुत बढ़िया, ये 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ बनेंगे, इसके बाद पूरी थ्योरी में चलते हैं। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, एकीकरण के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। इसका मतलब ये व्यक्ति आपको याद करना, यही याद दिलाएगा। तो आपको कोई पूछा जाए स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली। दूसरा मुद्दा क्या बनेगा, एकीकरण के समय, दूसरा मुद्दा बनता है एकीकरण के समय भारत का वायसराय कौन बताया था, लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा कौन सा मिशन बताया पहले मैंने, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आया था, बता सकते हो कैबिनेट मिशन कब आया, कब आया, वेरी गुड, कैबिनेट मिशन 1946। और कैबिनेट मिशन 1946 आप पढ़ते हो तो ये मार्च 1946 में आया। क्या आपको पता है कितने सदस्य आए इसमें, कितने सदस्य भाई, 43 में। दूसरा पॉइंट आता है इसके 3 सदस्य, इस मिशन में 3 सदस्य आए। उसी समय भारत में पाकिस्तान की मांग उठ रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने जिन्ना के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और जिन्ना के स्वीकार करने के बाद जिन्ना ने पूरे भारत में 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी। और उनकी कार्रवाई दिवस के तहत पूरे भारत में मच गया दंगा, दंगा हो गया। और दंगे के दौरान 1,80,000 लोग उस दंगे में भारत में पूरे में मारे गए, जिसमें 60,000 लोग मरे पश्चिमी भारत से और 1,20,000 लोग मरे पूर्वी भारत में। 1,20,000 लोग मरे, ये मरे थे पूर्वी भारत में। तो पूरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरी तरह से छावनी बन गई, हर जगह धुआं ही धुआं दिख रहा था। तो ये जिन्ना की घोषणा थी अगर भारत नहीं देंगे तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, हम करेंगे दंगा, हम मारेंगे लोगों को क्योंकि हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। इस दौरान 1,80,000 लोग मरे। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा उनके पाकिस्तान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके कारण ये पूरी घटना घटित हुई। मैं आपसे कहूं इसमें 3 सदस्य थे, आप कहोगे कौन कौन से सदस्य थे, तो देखो पहला आएगा पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। एक आएगा स्टीफर्ड क्रिप्स, और एक आएगा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। और ये बताते हैं जो अध्यक्ष बताया जाता है, जो अध्यक्ष बताया जाता है वो पैट्रिक लॉरेंस जो था वो अध्यक्ष था, पैट्रिक लॉरेंस जो था वो अध्यक्ष था। अब बात आती है इन्होंने घोषणा की कब, मैं आपसे कोई कैबिनेट मिशन का उद्देश्य बता सकते हो,
उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य था संविधान निर्माण के लिए क्या तैयार करना? संविधान सभा। क्या तैयार करना भाई? संविधान सभा। फिर मैंने आपको कह दिया इसका उद्देश्य बताओ, भारतीय संविधान निर्माण के लिए, भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा तैयार करना, के लिए संविधान सभा तैयार करना, संविधान सभा तैयार करना। ये आप बुद्धि की बात है। 22 मई को इस संविधान सभा ने, इस कैबिनेट मिशन ने घोषणा की, घोषणा की, और ये घोषणा की थी 22 मई 1940 को। और 22 मई 1940 को आप मुझे बता सकते हो कौन सी घोषणा की कि भारत के छोटे छोटे राज्य मिलकर या तो बना ले बड़ा राज्य, या फिर आप कहां मिल जाओ, पड़ोस के बड़े राज्य में मिल जाइए, जिससे कि भारत एक इकाई बन सके, भारत एक संगठन तैयार कर सके। क्योंकि आपको पता है भारत के संविधान में भारत की क्या परिभाषा लिखी हुई है? पता है क्या आपको? भारत के संविधान में भारत की परिभाषा लिखी हुई है। आपसे पूछा जाए भारत क्या है, तो राज्यों का संघ। क्या रियासतें मिलेंगी नहीं तो राज्य बन सकते हैं? क्या राज्य नहीं बनेंगे तो क्या भारत बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। क्योंकि आज हमारे पास राज्य कितने हैं? 28 राज्य मिले तभी तो क्या बन रहा है भारत। तो राज्य बनेंगे नहीं तो भारत कैसे बनेगा? और राज्य तब बनेंगे तो रियासत के राजा रजामंदी देंगे। लेकिन रियासत के राजा तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन है खूब सारे, वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, वो स्वतंत्र रह सकते हैं, दो ऑप्शन और उनके पास, जिसके कारण कैबिनेट मिशन ने एक सलाह दी रियासती राजाओं को। उनको लगता था कि भारतीय राजा अंग्रेजों की मांगते हैं, इसलिए घोषणा करते थे। तो इनके द्वारा घोषणा की गई भारत के छोटे छोटे राज्य या तो मिलकर क्या बना लें बड़ा राज्य, या फिर कहां मिल जाएं पड़ोसी बड़े राज्य में। तो इस लाइन को पूरा करो। भारत के छोटे छोटे राज्य बड़े राज्य का निर्माण कर लें, करें क्या? पड़ोसी राज्य मिल जाए, पड़ोसी राज्य में मिले। अगर अस्तित्व आपका जिंदा रहेगा वो तभी रह सकता है जब आपकी जमीन जिंदा रहेगी। जब जमीन पर अधिकारी नहीं रहेगा, जमीन का मालिक ही नहीं रहेगा, तो आपका अस्तित्व कहां रहेगा? हर चीज भारत में है तो भारत का हिस्सा मानी जाएगी। तो ये प्रक्रिया बनती है। ये कौन से मिशन के द्वारा पहली बार आ गया भाई? अरे कौन सा मिशन है? कब आया? 1940 में। पहले इसको बनाएंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर सारी बातें सुनेंगे। इसकी कम बातें इनको लाया जाता है। वैसे एकीकरण जो स्टार्ट होता है 1948 में स्टार्ट हो जाता है, 1947 में स्टार्ट करते थे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है जो एक्स्ट्रा चीजें एकीकरण की रूपरेखा तैयार करती है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? और भारत का वायसराय कौन था उस समय? और एक मिशन कौन सा आया? लेकिन कैबिनेट मिशन तो दूसरा मकसद लेकर आया, क्या तैयार करनी है, क्योंकि क्या बनाना है। लेकिन जाते जाते उसने घोषणा और कर दी कि भारत का अस्तित्व चाहिए, और भारत में अस्तित्व चाहिए तो छोटे छोटे राज्य मिलकर कैसे राज्य बना लिया, तो या फिर मिल जाए पड़ोसी राज्य में। ये इनकी घोषणा है। कैबिनेट मिशन को इग्नोर क्यों कर दिया गया? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जिन्ना की मांग को स्वीकार कर दी। जिन्ना की मांग क्या थी? अलग पाकिस्तान। कौन सी मांग थी? अलग पाकिस्तान में 4 प्रांत दे दो। अगर आप कभी पढ़ोगे इसको कि 4 प्रांत जिन्ना ने कौन कौन से मांगे, तो पैसे बनता है पंजाब, कैसे बनता है कुर्ग, से बनता है सिंध, स्थान से बनता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ऐसे करके 4 प्रांतों की मांग की। लेकिन फिर भी सरकार ने घोषणा नहीं की कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी। और पूरे भारत में कितने लोग मरे? 1,80,000। इतना भयंकर दंगा था। उसमें जिन्ना ने कहा मैं अंतिम निर्णय पर रेडी हूं, मैं भारत के अलावा किसी भी चीज से कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा अंतिम निर्णय है। इसके लिए कितनी भी जाने चली जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं मरेगा, बनेगा। तब तक ये नहीं रुकेगा। दंगे तब तक होंगे जब तक पाकिस्तान बनना नहीं देंगे। गांधी जी ने घोषणा की मेरे जीते पाकिस्तान बना ही नहीं सकते। पाकिस्तान जब बनेगा जब गांधी जी की हत्या हो जाएगी, मेरे जीते नहीं बन सकते। लेकिन पूरी सरकार आकर गांधी जी के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, व्यक्ति था मौलाना अबुल कलाम, उन्होंने कहा अगर हमने पाकिस्तान निर्माण की मंजूरी नहीं दी तो पता नहीं भारत के कितने छोटे छोटे पाकिस्तान और बन जाएंगे। इसलिए इसी में भारत की भलाई है कि आप किसको मंजूरी दे दो, पाकिस्तान को नहीं तो बेगुनाह लोग 1,80,000 मारे जा चुके हैं और पता नहीं कितने इसके पेट चढ़ जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान दे दो। इसलिए गांधी जी राजी हो गए। अब यह बात आती है हमें स्वतंत्रता दी गई। अब मुझे बात बताओ, हमें स्वतंत्रता किससे मिली है? अंग्रेजों से। किनके गुलाम थे हम? अरे किनके गुलाम थे? इनसे क्या प्राप्त हुई भाई? मैंने आपको अधिनियम बताया था कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत को स्वतंत्रता उस अधिनियम के तहत मिली, और मैंने आपको बताया था भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली। तो आप ध्यान रखोगे, भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो एक अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अधिनियम 1947, ये अधिनियम है। अच्छा क्या मुझे बता सकते हो मैंने बताया था ये धारा कौन सी आई थी इसमें? कौन सी धारा? कभी पूछा जाए कि भारत को आजादी किस अधिनियम के तहत मिली? अधिनियम तो ये किस धारा के तहत मिली, छोड़ के धारा 8। इसमें क्या करना है आपको? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भारत को आजादी मिल रही थी, इस अधिनियम को भेजा किसने था? आप बता सकते हो कि किसने भेजा था? क्लीमेंट एटली। आप ये बता सकते हो कि क्लीमेंट एटली कौन था भाई? पहले ब्रिटिश कौन था भाई? प्रधानमंत्री। आपसे फिर पूछा जाएगा ये भारत कब आया ये अधिनियम? तो आप ध्यान रखोगे ये भारत आया कब था? तो ये भारत आया था 18 जुलाई 1947 को। भारत कब आया भाई? 18 जुलाई 1947 को। डेट फिक्स कर दी, 15 अगस्त को हम आपको यहाँ करके चले जाएंगे। और इस अधिनियम में घोषणा की गई, इस अधिनियम में घोषणा की, और जो घोषणा की वो किस धारा के तहत की गई? धारा 8। मेरे साथ बनाओ उसको पूरे पूरे पढ़ो मेरे को। फिर इसकी चीजों की अपन बात करेंगे जो चीजें आगे आएंगी। ये चीजें जो स्टार्टिंग करवाती है एकीकरण का। घोषणा की कि धारा 8 के तहत अंग्रेजी सर्वोच्चता, धारा 8 के तहत अंग्रेजी सर्वोच्चता भारत से समाप्त कर ली जाएगी और भारत भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, और भारत भारतीयों को सौंपा जाएगा। लेकिन ये एक और घोषणा की, इन्होंने एक और घोषणा की कि भारतीय रियासत जितनी है उनके राजा, उनके पास कितने ऑप्शन है? 3। या तो कहां मिल सकते हैं? भारत, कहां मिल सकते हैं? पाकिस्तान, या कैसे रह सकते हैं? स्वतंत्र। अधिकांश राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे क्योंकि अगर वो भारत में मिल गए तो उनके ऊपर होगा संविधान, उनके ऊपर होगी सरकार। और आज तक राजाओं को ऐसा एनवायरनमेंट मिला सदियों से कि राजाओं के ऊपर कोई नहीं होता, रियासत के खुद मालिक होते हैं, वही कानून होते हैं, वही सरकार होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। इसलिए राजाओं को लगा अगर हम मिल जाते हैं तो हमारे अधिकार चले जाएंगे, इसलिए राजाओं ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर की। और इन्होंने घोषणा की इसके तहत, इसके तहत घोषणा की, और इसके तहत जो घोषणा की गई थी वो इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, घोषणा की रियासती शासन, रियासती शासन भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रह सकते हैं, आपकी खुद की स्वविवेक से निर्णय लें, या स्वतंत्र रह सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं। ये वाला एजेंडा हमारे इस अधिनियम के तहत भी आ गया स्वतंत्रता के समय। तो अब मुझे बात बताओ, रियासत के जो राजा थे वो पहले से किनके गुलाम थे भाई? अंग्रेजों के। 1817 में एक संधि हुई थी, आश्रित पाटकब्बे की संधि, जिसके तहत डिसाइड किया गया कि भारत के अधिकांश राजा किनके अधीन रहकर काम करेंगे? अंग्रेजों के। तो राजा अपना मालिक किसको समझते थे? अंग्रेजों को। लेकिन धारा तो ये कह तो छोड़ ही डाले, तो राजाओं के पास कोई नहीं रहा राजाओं का मालिक। अब राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे, अब हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हमें स्वतंत्र रहना है, जिसके कारण भारत में कलह पैदा हो गई। और वो कलह क्या थी इसको बनाइए, इसके बाद अपन कलह की तरफ चलते हैं, एकीकरण की तरफ चलते हैं। तो दो मुद्दे हो गए, एक कैबिनेट मिशन 1946 और दूसरा मुद्दा क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। मैं आपसे कभी मैं क्या कोई भी पूछे कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 कौन सी धारा के तहत? धारा 8 के तहत। और रियासतों को क्या दी गई? आप कहां मिल सकते हो? भारत में, या कहां मिल सकते हो? पाकिस्तान में, या क्या रह सकते हो? स्वतंत्र। अब यहां बात आती है राजा केवल किनको अपना मालिक समझते थे? अंग्रेजों। अंग्रेज कहेंगे उसमें ज्यादा फोकस करते थे। तो वायसराय कौन सा बताया मैंने आपको? कौन सा वायसराय बताया था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसने राजाओं के लिए अधिकार पत्र दे दिए। मैं जानना चाहता हूं कितने राजा हैं जो मुझसे मेरी योजनाओं से खुश हैं। तो मैं भारत में 2 अधिकार पत्र देना चाहता हूं राजाओं को। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, एक जिसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑफ एक्सेशन,
और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दूसरा कौन सा था भाई? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इन दोनों पत्रों में से एक पत्र पर राजाओं को साइन करने होंगे। ये लॉर्ड माउंटबेटन के अधिकार पत्र पेश किए गए राजाओं के समक्ष। मैं आपसे कहूं कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कितने अधिकार पत्र दिए गए? दो। पहले का क्या नाम है भाई? दूसरे का क्या नाम है? दोनों में साइन करने के बाद माउंटबेटन ने बताया इस पे साइन करेगा, इसका मतलब इस पे हस्ताक्षर करना, अपनी रियासत को कायम में लाना हो गया भारतीय समय। और इस एग्रीमेंट पे जो साइन करेगा वो यथास्थिति में बना रहेगा, जिसे यथास्थिति में रहना है, ऐसे का जैसे ही रहना है, जैसा है वैसे ही रहना है यथास्थिति में, उसके लिए आपको क्या साइन करने होंगे? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ज्यादातर राजा किस पे साइन करना चाहते थे? क्योंकि सबको क्या लेना है? स्वतंत्र। इसलिए वो भारत संघ में मिलने के बजाय स्वतंत्र रहने की ओर अग्रसर थे और सबको स्वतंत्र रहने का आप कह सकते हैं सदियों से जो चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग स्वतंत्र रहना, तो कौन से एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार थे? लेकिन बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कूद पड़े कि अगर साइन करना है तो कहां करो? यहां। क्योंकि हमें क्या तैयार करना है? अरे भारत ही नहीं होगा तो तुम्हारा अस्तित्व रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। पहले भारत बनेगा, उसके बाद आपकी रियासत आती है। हर चीज से बढ़कर भारत है और भारत से आगे कुछ नहीं है, तो पहले भारत बनाना होगा। तो मैं कहूं ये अधिकार पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। किसके द्वारा? कितने अधिकार पत्र हैं भाई? कौन कौन से? और दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। एक मुद्दा और पढ़ेंगे उसके बाद अपन बायोडाटा स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? पहले था भाई जब स्टार्ट नहीं हुआ था एग्रीमेंट तब क्या हुआ था, यानी कि स्टार्ट होने से पहले। तो देखिए एक बार वायसराय कौन बताया मैंने भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन। मेरे साथ बनाएंगे इस पॉइंट को। भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने दो अधिकार पत्र तैयार किए, दो अधिकार पत्र तैयार किए। और अगर इन अधिकार पत्रों की बात करें भाई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दो अधिकार पत्र जारी किए। पहले अधिकार पत्र का क्या नाम बताया मैंने? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रू से लिखा है इंस्ट्रू। देखो सॉरी लिख दिया देखो। आजकल पहले तुम समझते थे कि इंग्लिश खतरनाक है, आजकल तो इंग्लिश खतरनाक हो, हिंदी खतरनाक है। इसके भी सब उल्टे देखो। ऑफ एक्सेशन। और बाद में हिंदी मिट्टी आती है, जैसे काम चल जाए खाने को मिल जाए, अगर किसी ढाबे पे पहुंच जाए तो खाने की कहें तो रोटी बोल दे तो खाना मिल जाए, इतनी आती है। अब इंग्लिश भारत में पहले से ही कमजोर है। अंग्रेजों ने हमारे साथ खूब कोशिश की है कि हम अंग्रेजी सीख जाएं, लेकिन कभी पल्ले नहीं पड़ी हमारे कभी पल्ले नहीं पड़ी, आज तक नहीं पड़ी और कोशिश भी खूब करी, अब हमारे लोगों ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। इसके बाद आती है दूसरी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है भाई इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन की बात करें, इस पर हस्ताक्षर करने पर रियासत काबिल है, रियासत काबिल है, भारतीय संघ में माना जाएगा, रियासत काबिल है, भारतीय संघ में माना जाएगा। एक तो ये मुद्दा आता है। दूसरा मुद्दा आता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का। क्या बताओ ये क्यों किया जाता है? यथास्थिति में रहने के लिए, ये रियासती राजाओं द्वारा, रियासती राजाओं द्वारा यथास्थिति में बने रहने के लिए, यथास्थिति में बने रहने के लिए, बने रहने के लिए था। ये हमारा स्टार्टिंग के 3 पॉइंट बन जाते हैं। इन 3 पॉइंटों के बाद अब हम सीधे सीधे किसी भी मुद्दे को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद कि यहां से एक मुख्यतः आपको स्टार्ट करवाया जाता है 1947 एग्रीमेंट। अपने एग्रीमेंट एकीकरण कब से स्टार्ट करवाया? 1946 से। क्या होगा कैसे होगा इसके आगे वो देखिए आप। तो मुझे बताओ, मैंने 3 मुद्दे बताए। एक तो मिशन कौन सा बताया भाई और एक अधिनियम कौन सा बताया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और तीसरा कितने अधिकार पत्र बताए? 2। पहला कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा कौन सा है? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ऐसे करके हमने 3 मुद्दों को पढ़ लिया। 3 मुद्दों को पढ़ने के बाद अब हम तथ्य पर पहुंचते हैं कि स्वतंत्रता के दौरान क्या हुआ था। मुझे बात बताओ, स्वतंत्रता के समय में कौन छोड़ के गए भाई? कौन छोड़ के जाएंगे? तो टूटा फूटा भारत में छोड़ के गए और जाते जाते में चैलेंज करके गए। और चैलेंज क्या था उनका? कि हमारे बिना भारत को बनाकर दिखाओ, हमारे बिना तुम भारत संभाल कर दिखाओ, हमारे बिना तुम भारत निर्माण करके दिखाओ कि भारत कैसा बनाते हैं। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और चैलेंज एक्सेप्ट किया तो सबसे बड़ी बात थी चैलेंज एक्सेप्ट करने के दौरान क्या हुआ। तो यहां देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। प्रधानमंत्री कौन थे भाई? और नेहरू जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन बड़ा कठिन काम लगा था क्योंकि हमें लग रहा था कि राजा तो मानने के लिए तैयार होंगे नहीं। तो मैं आपको ये बताऊं भाई इस दौरान क्या हुआ। इस दौरान जब हमें भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासत बताई जाती है? 565। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासत थी? छोटी बड़ी 565। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद मिली। 3 स्वतंत्र थी। आप जानते हो कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और तीसरी। अब मुझे बताओ कुल रियासत कितनी थी स्वतंत्रता के समय? अरे कुल कितनी थी? स्वतंत्र कितनी है? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? ठीक है मैं आपसे कहूं 3 स्वतंत्र थी तो शेष कितनी बची? अरे शेष कितनी बची? इनको अगर मिला दिया जाए तो इनको मिलाकर क्या तैयार हो सकता है? तो हमें भारत निर्माण के लिए कितनी रियासत दी गई है? अरे कितनी दी गई है? अब नेहरू जी के पास टेंशन का विषय होता है इन्हें मिलाया कैसे जाए। तो नेहरू जी ने पंचायत की एक सभा आयोजित की अपनी पार्टी की, उसमें कहा गया हमारा पहला टारगेट है भारत का निर्माण करना। क्या भारत बना सकते हैं? अंग्रेजों का चैलेंज भी है कि भारत तैयार नहीं कर सकते। क्या भारत निर्माण नहीं कर सकते? भारत निर्माण कब होगा? 562 रियासतों के 562 राजा अगर भारत में मिलने के लिए तैयार हो जाए तो ही भारत बन सकता है। क्या इनको मिलाया जा सकता है? तो कुछ सदस्यों ने उस सभा में खड़े होकर कहा बिल्कुल बनाया जा सकता है, हम इनको कन्विंस करेंगे, हम इनको मनाएंगे भारत में मिलने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए। जब ये कहा गया तो उनको भेजा गया सारे सदस्यों को 2-3 दिनों का गुट बना करके 562 रियासतों में गए। जब ये उपस्थित हुए तो राजाओं ने इनका बड़ा सत्कार किया कि भाई दिल्ली से आए, बड़ी राजधानी से आए, दूर से आए, इनका स्वागत किया गया। फिर इनसे पूछा गया अब आप अपना उद्देश्य बताइए, आपका मकसद क्या रहेगा? तब उन मेंबरों ने जो पार्लियामेंट से खड़े होकर उन्होंने कहा हमारा एक ही टारगेट है और टारगेट है भारत निर्माण करना। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है अपनी रियासतों का पहले भारत संघ में कर लें और भारत संघ को निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि आपके बिना योगदान के भारत निर्माण नहीं किया जा सकता है। जब राजाओं से कहा गया तो राजाओं ने अपनी म्यानों से तलवार निकाली और तलवार निकालकर उनको दिखाते हुए कहा कि आज तक इतने बड़े साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हमारे पूर्वजों ने, वो सिर काट कर किया है या फिर सिर कटवा कर किया है। या तो मैं सिर काटे इस राज्य के निर्माण के लिए या सिर कटवाएं। और तुम कहते हो बड़ी आसानी से हम भारत में इसका विलय कर दें, अगर आज भी जरूरत पड़ी तो तलवार म्यानों से बाहर आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आज भी सिर काटे जाएंगे, लेकिन हम स्वतंत्र थे और स्वतंत्र ही रहेंगे। अपनी स्वतंत्रता के लिए पहले भी तलवार म्यानों से बाहर आए हैं, आज भी आएंगे, मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमसे जबरदस्ती ना की जाए, अगर जबरदस्ती की गई तो युद्ध के लिए चैलेंज है पूरी सत्ता को, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो राजा मिलने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे ही तलवार बाहर आई ये मेंबर वापस पार्लियामेंट, वापस कहाँ पहुंचे? पार्लियामेंट में। तो नेहरू जी फिर इकट्ठे होकर नेहरू जी ने कहा क्या हुआ? क्या भारत निर्माण हो सकता है? तो सारे लोगों ने कहा भारत निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जिन राजाओं का मिलाना चाहते हो वो राजा अपने पूर्वजों की दुहाई देकर तलवार निकालकर युद्ध का आह्वान करते हुए हमें चेतावनी देते हैं, इसलिए उनको मिलाना इतना आसान नहीं है। नेहरू जी ने कहा क्या भारत निर्माण नहीं किया जा सकता? क्या भारत ऐसे तो बनेगा ही नहीं? अंग्रेज चैलेंज करके क्या वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाएंगे? हम भारत बनाएंगे। क्या भीड़ में कोई नहीं है जो भारत का निर्माण कर सके? तब पीछे से व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया जिसका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा मैं ये वादा करता हूं, मेरी प्रॉमिस है और प्रॉमिस ये अगर मैं भारत नहीं बना पाया तो लौट कर नहीं आऊंगा, अगर लौटा तो भारत निर्माण करके लौटूंगा और अगर अपना चेहरा कर दिखाऊंगा तो भारत निर्माण करने के बाद ही दिखाऊंगा। तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने तालियां भी बजाई। तो लोगों ने कहा कि आपको भारत निर्माण के लिए क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा, पटेल जी ने कहा एक तो लोग मांगेंगे प्रूफ, रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड मेंटेन करने में अच्छा हूं, इसलिए मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे दो जो लिखा पढ़ी कर सके, डेट वाइज में से बोलता चलो रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, क्योंकि आने वाला क्या तो प्रूफ मांगेगा भाई, लिखित चीज मांगेगा। और क्या चाहिए? और चाहिए लाठी। और क्या दे दो? लाठी। लाठी क्यों चाहिए? लाठी चाहिए जो काम प्यार से नहीं होते वो कैसे किए जाते हैं? हथियार से। प्यार से नहीं तो हथियार से। लेकिन हर हाल में क्या तैयार करना है? क्या तैयार करना है भाई? और इनको लिखने के लिए सचिव दिया गया था बीपी मेनन। कौन सा दिया गया था? बीपी मेनन। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सारे राजा कोई प्यार से कोई हथियार से राजी हुए और राजी होने के बाद बताते बात का निर्माण हुआ। इसी कट्टरता के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लोह पुरुष, आयरन मैन, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। आयरन लेडी किसको कहते हैं? हम कहां से स्टार्ट हुए भाई? नेहरू जी से। हमें भारत को क्या मिली थी? मैं आपसे कहूं भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? स्वतंत्र कितनी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, शेष कितनी बची? इनको मिलाकर क्या बनाना है? क्या निकल गई? क्या निकल गई? जिम्मेदारी किसने ली? सचिव कौन सा बनाया? क्या मांगी भाई?
और भारत का क्या करना है निर्माण, कितनी रियासत बनाने के लिए निकल पड़े 562। लेकिन यहां मैं आपसे कहूं, ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद ने पूरी भारतीय सरकार को सत्ता को चैलेंज कर दिया। मैं बात में मिलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं पूरी भारतीय सरकार को सत्ता को पूरे भारत को युद्ध के लिए ललकारता हूं। ये बात अब युद्ध की नहीं है, बात की प्रेस्टीज की बात है, रेस्पेक्ट की बात है। एक भारत का खाने वाला व्यक्ति भारत में रहकर भारत को चैलेंज कर रहा है, तो नेहरू जी ने पूरी फोर्स उतार दी। ले जाओ जल सेना, थल सेना, जितनी सेना चाहिए सारी ले जाओ और इतने गोले बरसाओ हैदराबाद पे, इतनी गोलियां दागो। हैदराबाद का राजा जब तक घुटने टेक कर सोई ना बोले, जब तक नाक ना रगड़े, तब तक गोलियों की बौछार और बमों की बौछार रुकनी नहीं चाहिए। जितना मिशन चाहिए मैं दूंगा, इतने गोले बरसाओ कि हैदराबाद का राजा निजाम जब तक घुटने ना टेके तब तक गोले रुकने नहीं चाहिए, बंदूकें गोलियां रुकनी नहीं चाहिए। और ये हुआ, हमारी सेना ने यहां ऑपरेशन पोलो चलाया। और ऑपरेशन पोलो चलाने के दौरान हम ये कह सकते हैं, ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद के राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो इतने भयानक युद्ध के बाद पाकिस्तान की आर्मी के सामने उसने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण करके पहले पत्र साइन कर दिए कि मैं भी आज अपनी रियासत को हैदराबाद को भारत का अंग घोषित करता हूं। तो सैनिक कार्रवाई से मिलेगी भारत की मात्र रियासत कौन सी हुई फिर, और किस ऑपरेशन के तहत मिलेगी? आपको दो ऑपरेशन याद करने, एक ऑपरेशन पोलो, एक ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से मिलेगा राज्य कौन सा था? गोवा। और ऑपरेशन पोलो के तहत मिलेगा राज्य कौन सा था? हैदराबाद। क्या याद रहेगा क्या? तो अपन किसके पीछे पीछे घूमेंगे थोड़ी देर? अरे कौन के पीछे भागेंगे? क्योंकि यही तो क्या बना कर देगा हमें, कितनी मिला कर देगा, कितनी दी गई थी, 3 तो कैसी घोषित कर दी, ये मिलेंगी तभी तो क्या बनेगा। और ये बनाकर कौन देगा हमें? इसलिए तो इसको क्या कहते हैं, लो प्रश्न। मेरे साथ बनाओ एक बार, भारत की स्वतंत्रता किस बार, ये तो बता दो, भारत की स्वतंत्रता कब मिली, कब मिली भारत को स्वतंत्रता? सारे लोग मुझे क्वेश्चन बताएंगे, ऊपर देखो सारे लोग, पीछे से भी सबको ऊपर देखना। आप ये बताइए पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया भारत में? प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, उसकी तैयारी करो, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? एक एक से बता, आप बताइए। 14 अगस्त रात को बन गया था, रात को बन जाते हैं। आप बताइए पहला स्वतंत्रता दिवस, आप बताइए पीछे से, नहीं पता पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इधर से आप बताओ, आप पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, कब मनाया गया? वो पूर्ण स्वराज्य है, वो तो पूर्ण स्वराज्य है, वो भी रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा गाड़ा लाहौर में 1929 में 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। मैंने पूछा भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बूंदी नहीं कहेंगे स्कूल में, झंडा नहीं बनाया, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? सारे लोग आपके आसपास के लोगों से पूछोगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? मुझे एक बात बताओ, आज कितनी तारीख है? 19 सितंबर 2024। अगर इस दिन किसी की शादी हो तो पहली सालगिरह कब मनाएगा? कब मनाएगी पहली, कब मनाएगी? 19 सितंबर 2025 में। मैंने आपसे क्या कहा, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अरे 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्रता मिली थी, मिलती मना ली थी क्या 48 में? तो मैं आपसे ऐसे कहता पहली स्वतंत्रता की एनिवर्सरी कब मनाएगी? तो आप समझ जाते कि आप हिंदी से ज्यादा क्या समझते हो, अंग्रेजी समझते, इंग्लिश नहीं समझते, अंग्रेजी अंग्रेजी समझते हो। अब मुझे बताओ पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1900। अब जाकर किसी से ट्राई करना कि कब मनाया जाता है। ऐसे मैंने बैच में पूछ लिया कि आपको पूछ के आना है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो लड़के तो ज्यादा लोड लेते नहीं है, इन्हें पता लोड लेके क्या करेगा, कोई पूछ के आ ही जाएगा। लड़की क्या सीरियस ले जाती बातों को, तो एक लड़की घर गई अपने, अब घर में या तो भैया को पूछेगी बनाए या पापा को, तो जाती वो 1 महीना हो गया उसको क्लास लेते लेते, तो घर पहुंची, घर जाकर अपने पापा जी को पूछा कि क्वेश्चन है वो आपको बताना है, वो बताओ। तो उन्होंने पूछा पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो पिताजी ने ऐसे नहीं बताया कब मनाया, उसने पूछा कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो उन्होंने जवाब दिया इतना ही नहीं पता तो कोचिंग क्यों जाती है, मुझसे नहीं बता दूंगा सारा, तो कोचिंग में क्या क्या पढ़ के आती है, इसका मतलब उनको भी डाउट था, उन्होंने बात क्यों मार दिया, तो वहां क्यों जाती है पढ़ने के लिए, तो इतना ही नहीं पता, कल टीचर से पूछ के आना, तो उसको भी नहीं बताएगा। लेकिन आप इस चीज को कभी भी किसी से ट्राई करना जो भी आपके आसपास पढ़ने वाले सीनियर है जूनियर है, सामान्य क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है क्या आपके अकॉर्डिंग, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया 15 अगस्त 1948, लेकिन बिना सोचे आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते, हर कोई आंसर 15 अगस्त 1947 देता है ज्यादातर। आपने भी सोचा, अभी बता देगा मैं ये कहता स्वतंत्रता की पहली एनिवर्सरी कब मनाएगी, तो आप आंसर दे सकते थे, फिर तो आराम से दे देते। अब मुझे बात बताओ, भारत को स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी कुल, स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी? 565। मेरे साथ बनाते चलो इसको, कुल रियासत थी, कुल रियासत थी 565। अच्छा बताओ स्वतंत्र कितनी थी? वेरी गुड। इनके अपन दो पार्ट बना लें, 562 एक साइड में और 3 को मैं लिख दूं स्वतंत्र। और आपको पता है जो 3 स्वतंत्र हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर इसलिए मिला क्योंकि जम्मू कश्मीर का दबाव था, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान मिलाने के लिए दिल्ली में मुठभेड़ कर रहा था, तो जम्मू कश्मीर की अधिकांश जनता थी वो मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था हरि सिंह, तो हरि सिंह उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसने गृहमंत्री को पत्र लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को और नेहरू को कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने केवल एक एजेंडा रखा सरकार ने, भारतीय सरकार ने, हम पूरी मदद करेंगे, जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन एक ही शर्त पे मदद करेंगे, तू आज अभी साइन कर कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा घोषित करता हूं, अगर तू मेरे पत्र पे साइन करेगा भारत मिले तो मदद करेंगे। हरि सिंह ने कभी भी किया, लेकिन हरि सिंह को लगा कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान में मिलने से तो अच्छा मैं काम में जाऊं भारत में, इसलिए उसने तुरंत जल्दबाजी में साइन कर दिया, पूरी फोर्स पहुंची जम्मू कश्मीर को मुठभेड़ से मुक्त कर दिया, पाकिस्तान को वापस कर दिया गया पाकिस्तान में। तो अगर हम हैदराबाद की बात करें तो इसको मिलाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया भाई? ऑपरेशन पोलो। मिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया, ऑपरेशन पोलो चलाया। एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, भारत की एकमात्र ऐसी रियासत जिसे सैनिक कार्रवाई से मिलाया वो भी कौन सी थी? हैदराबाद। भारत की एकमात्र रियासत जिसे सैनिक कार्रवाई से मिलाया, जिसे सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया, जिसे सैनिक कार्रवाई से मिलाया। ये प्रक्रिया ध्यान रखोगे। अब यहां से मैं ये कहूं भाई 562 रियासतों का क्या काम है, इनको मिलाना है, मिलाकर क्या बनाना है भारत। लेकिन मुझे एक बात बताओ, भारत निर्माण की जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई? तो एक संस्था गठित की गई थी भाई, और एक संस्था गठित की, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक संस्था बनाकर दी, जिसे कहते हैं संस्था भारतीय रियासती विभाग। वेरी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, भारतीय रियासती विभाग। इस संस्था का प्रेजेंट टाइम एक नया नाम आया है जिस नाम से आजकल पेपर में आ रही है, रियासती सचिवालय, रियासती सचिवालय। ये संस्था बनाई गई। अब मुझे बता सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस चीज की मांग की थी सरकार से? एक तो और लाठी, लाठी तो पेपर में आएगी नहीं, देखो वो तो मैंने ऐसे बता दी, देखो किस चीज की? एक तो सचिव लिखेगा और सेना, सेना तो चाहिए नहीं इस दौरान, सेना तो क्या जब भी जरूरत पड़ेगी तब सरकार भेज देगी, इनको खुद को जाना था। अब इस डिपार्टमेंट की जो संस्था है इसका समय आता है कि स्थापना कब हुई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्थापना का समय, किस संस्था कब बनेगी? तो ये संस्था बनेगी 5 जुलाई 1947 को, ये संस्था बनेगी 5 जुलाई 1947 को। दूसरा मुद्दा क्या बनेगा? आपसे बनेगा इसका अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जो इसका अध्यक्ष था वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा पटेल जी को उपाधि क्या दी गई? लोह पुरुष। कौन सी उपाधि दी गई भाई? लोह पुरुष। तो इनका नाम हो गया लोह पुरुष। अगर इसे मैं आयरन मैन लिख देता तो बात है, आयरन मैन भी इसी को कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सचिव, बताओ कौन था सचिव? का नाम था भाई पीपी मेनन, सचिव का नाम था पीपी मेनन। क्या मुझे बता सकते हो इस विभाग के द्वारा क्या घोषणा की गई? इस विभाग का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था विभाग का? 562 रियासतों को मिलाकर क्या तैयार करना है भारत, तो इसका उद्देश्य था भारत का निर्माण करना। तो मैं कह सकते हैं इस संस्था का जो उद्देश्य था, इस संस्था का उद्देश्य था भारत निर्माण करना।
निर्माण करना, ये आप ध्यान रखोगे, भारत का निर्माण करना उद्देश्य था इस संस्था का। तो ये प्रक्रिया है जो आपको इसको पढ़ना है अच्छे से। अब यहाँ बात करेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि राजस्थान में एकीकरण के समय मुस्लिम रियासत कितनी थी, पढ़ा तो है कभी? एकीकरण पढ़ाई कभी? कितनी मुस्लिम रियासत थी? कितनी पढ़ी आज तक? एक कौन सी? उसके अलावा पढ़िए, मैं आपको बताता हूं कि एकीकरण के समय राजस्थान में स्वतंत्रता के समय दो मुस्लिम रियासतें थी, एक टोंक और दूसरी पालनपुर। दूसरी कौन सी? लेकिन पालनपुर को बाद में गुजरात में मिला दिया गया था। लेकिन अगर आपसे टोंक ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास क्या आंसर देने के लिए? पालनपुर। दूसरा आंसर क्या है? पालनपुर। तो ये ध्यान रखोगे, थोड़ी सी चीजें जो नहीं मिलती केवल टोंक को बता के छोड़ देते, लेकिन एक और थी पालनपुर। अब मुझे एक बात बताओ, भारत निर्माण की जिम्मेदारी किस व्यक्ति द्वारा ली गई है? अब मैं आपसे ये कहूं कि एकीकरण की जानकारी हमें कौन-कौन सी किताबों से मिलती है कि एकीकरण के दौरान लिखी गई किताबें कौन-कौन सी थी जो बताती है कि हरवंश सिंह के उत्तर राजा पाकिस्तान में मिलना चाहता था, धौलपुर के राजा ने जिन्ना से मीटिंग की, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह ने भी जिन्ना से मीटिंग की। ये चीजें हमें कहां से मिलती है कि उस दौरान लिखी गई थी कुछ किताबें कि स्वतंत्रता के समय कौन-कौन सी किताबें लिखी गई थी जिसमें एकीकरण का उल्लेख और बाकी स्वतंत्रता से संबंधित चीजों का उल्लेख मिलता है। वो किताबें आपको बहुत कम मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एक किताब बार-बार याद करवाऊंगा, वो है बीपी मेनन की। बीपी मेनन इसका साक्षात था, इसका साक्षी था एकीकरण का भारत निर्माण का, इसलिए बीपी मेनन की किताब आपको हर हाल में याद करनी ही पड़ेगी। अब ये बताइए बन गया सब? चलिए आगे, चलिए देखिए। अब मैं आपसे कहूं एकीकरण के दौरान या एकीकरण की जानकारी देने वाली किताबें कौन-कौन सी थी? एकीकरण की जानकारी देने वाली किताबें, एकीकरण की जानकारी देने वाली किताबें नहीं, पुस्तकें, पुस्तकें थी। इन पुस्तकों को आपको याद करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बीपी मेनन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली किताब का जो नाम है भाई वो है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ये किताब का नाम है भाई, ये किताब का नाम है। मैं आपसे कह रहा हूं ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किताब लिखी है बीपी मेनन ने, इसका लेखक बीपी मेनन। स्टोरी, स्टोरी है द स्टोरी ऑफ स्टेट, है स्टेट नहीं है, इंडियन स्टेट कहां लिखा है? स्टेट बोला था, बोर्ड पे क्या लिख रहा है? अरे बोर्ड पे नहीं लिखा, बोर्ड किसकी है? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, इसका लेखक कौन है भाई? बीपी मेनन। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक किताब और आती है। अच्छा मुझे बताओ, स्वतंत्रता कब मिली थी हमें? 15 अगस्त को। अंग्रेज कब छोड़ के गए हमें? अंग्रेज कब छोड़ के गए? आराम से नहीं गए, पूरे लोड कर दिए थे, एग्जाम में डाल दिया था। जो बच्चे थे बच्चे तो ट्रक में बांध के नहीं चला। 1947 के बाद राजगोपाल चालू बनाते थे। जब स्वतंत्रता के समय माउंटबेटन था, फिर जस्ट राजगोपाल चालू बन जाता है। फिर लास्ट में ऐसे बताते फिर तो वो खत्म कर दिया, राजगोपाल चालू भी था। माउंटबेटन था लेकिन स्वतंत्रता के जस्ट बाद तक राजगोपाल चालू बना दिया था। माउंटबेटन तो क्योंकि वो सत्ता हस्तांतरित करके जाएगा पूरी तरह से हैंडओवर तो करना है। तो रिकॉर्ड तो उसके पास ही था, साइन तो उसकी रोड का बना है, आधा फुटा पड़ा रोड है ना, इंदिरा आवास के घर अधूरे पड़े, मनरेगा का काम पड़ा है, कौन सा रोड खाली पड़ा है, तो अधूरे काम को पूरा करके जाएगा ना, पूरा बस्ता जमा करके जाएगा। देखो इसके बाद देखेंगे। अच्छा बताओ ना कि स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज कब छोड़ के गए भारत को? 1900 से, बहुत बढ़िया, ये सबसे खतरनाक आंसर है। 1947 पूरी साल में छोड़ के गए, चले जाएंगे दिसंबर तक, चले जाएंगे 31 दिसंबर तक। देखो ऐसे माना जाता है कि सत्ता हस्तांतरित करनी है 15 अगस्त को, तो उनका अधिकार माना जाएगा 14 अगस्त रात के 12 बजे तक। कितने बजे तक? रात के 12 बजे। जैसे 12 बजे 1 मिनट हुई, हम कैसे भारत में सांस ले रहे थे? रात के 12 बजे 11:59 पे हम गुलाम थे। जैसे ही 12 बजे 1 मिनट हुई, हम कैसे हो गए हम स्वतंत्र? तो अंग्रेजों का यही तो एजेंडा था कि 15 अगस्त को आप स्वतंत्र हो गए, आपकी पहली मिनट होगी 15 अगस्त की, वो स्वतंत्र भारत में होगी। आप पहली बार हमारे भारत में स्वतंत्र भारत में सूर्योदय कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में सूर्योदय कब हुआ? और स्वतंत्र भारत में सूर्यास्त कब हुआ? या दूसरे दिन हुआ था? सोलह को। एक दिन भूल गया था। आज तो स्वतंत्र है, आज तो रहेंगे लंबे टाइम तक, आज तो रात को भी रहेंगे, व्यवस्था में करेंगे। देखो तो अगर हम बात करें तो 14 अगस्त को रात के 12 बजे तक अंग्रेजों का शासन था। 12 बजे 1 मिनट से ही अंग्रेजों का आधिपत्य खत्म। शक्ति किसके हाथ में? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो अगर मैं आपसे ये कहूं शक्ति अचानक से गई, तो वो रात की कहानी, कौन सी रात की कहानी? 14 अगस्त की रात की कहानी किताब में लिखी गई, इसलिए किताब पढ़ते हैं। ब्रिटिश लोगों ने कैबिनेट मिशन के सरकार बनी, संविधान सभा बनी भारतीयों की, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, तो कांग्रेस का जो ऑप्शन लेता था उसे अंग्रेजों ने इन्विटेशन भेजा नेहरू को, क्योंकि नेहरू से बड़ा कोई नेता नहीं था उसमें। इन्विटेशन दिया आप सरकार बनाइए, लेकिन पहले आपकी जो सरकार बनेगी वो अनंतरिम सरकार रहेगी, जो काम चलेगी कार्यभाग, उसके बाद हम देखेंगे आगे स्थायी बनाने के लिए। तो अंग्रेजों ने इन्विटेशन दिया कि हम छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई तो तड़का लेगा, तो तड़का नेहरू को घोषित किया गया था। तो अनंतरिम सरकार के लिए अंग्रेजों ने इन्विटेशन दिया कि हम छोड़ कर जा रहे हैं, तो आप संभालो। उस समय बल जो नेता था कांग्रेस का वो नेहरू जी थे। अब हम बात करें 14 अगस्त की रात की बात, एक किताब में लिखी गई है द लास्ट डे, द लास्ट डे ऑफ ब्रिटिश राज, द लास्ट डे ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, यानी अंग्रेजों का भारत में अंतिम दिन, शासन का अंतिम दिन। अब इनसे कह दिया गया बैग पैक कर लो, 12 बजे 1 मिनट हुई, उसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितनी जल्दी जाओगे उतने अच्छे रहोगे। तो ये बताया जाता है किताब किसने लिखी? तो ये भी अंग्रेज अधिकारी ने लिखी, लेखक लियोनार्ड मोस्ले, लियोनार्ड मोस्ले, इसके द्वारा किताब लिखी गई। इसके बाद एक किताब ब्रिटिश सरकार ने पारित की कि हमने कैसे भारतीयों को अपनी सत्ता हस्तांतरित की थी, तो किताब का नाम है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर, ये किताब का नाम है। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित एक बुक थी जिसमें ट्रांसफर करने का पूरा एजेंडा लिखा हुआ है कि हमने कैसे ट्रांसफर की थी सत्ता पूरी तरह। तो नेहरू जी को इन्विटेशन दिया और नेहरू जी ने इनका उत्तराधिकारी पद घोषित किया, तो इसका प्रकाशन किया था ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रकाशित किया था। ये तीन किताबें आपको एकीकरण के दौरान याद करनी है। बीपी मेनन की थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपी मेनन ज्यादा स्टेटमेंट देता है। क्यों? बीपी मेनन के पास ज्यादा स्टेटमेंट क्यों होती है? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? उसके पास ज्यादा जानकारी क्यों थी? क्योंकि पटेल जी के साथ काम कौन कर रहा था? बीपी मेनन। तो हर जगह जा कौन रहा था? बीपी मेनन। तो ज्यादा जानकारी किसके पास मिलेगी? बीपी मेनन के पास। कि पाकिस्तान कौन मिलना चाहता था, योजना कौन बना रहा था, कौन क्या कर रहा था, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये किताब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बीपी मेनन की किताब इंपॉर्टेंट है। तो किताब कितनी है भाई? तीन। पहली किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, लेखक कौन है? बीपी मेनन। दूसरी किताब का नाम क्या है? द लास्ट डे ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, लेखक कौन है? और तीसरी किताब कौन सी है? ट्रांसफर ऑफ पावर, प्रकाशन किसने किया? तो स्वयं सरकार ने लिखी, हम जानकारी देंगे फुल, यानी नॉलेज तो हमारे पास है सारा का सारा बायोडाटा। अब यहाँ बात कीजिए सबसे मेन बात, पूरा भारत में हमें भारत बनाने के लिए कितनी रियासत बताई जा रही थी? 562। अच्छा इनको मिलाने की जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब यहाँ बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अगर ये जिम्मेदारी ली गई तो जगह जगह सारी सारी रियासतें क्या लेना चाहती थी? स्वतंत्र। क्या मैं स्वतंत्र रहना? लेकिन स्वतंत्र रहेंगे तो भारत का निर्माण कैसे होगा? पटेल जी ने कहा देखो अगर आप सम्मानपूर्वक मिलना चाहते हो तो आपका स्वागत है, लेकिन मैं पटेल घोषणा कर देना चाहता हूं कि किसी को भी ना पाकिस्तान में जाने की अनुमति है, ना स्वतंत्र रहने की अनुमति है, ना अपना बोलबाला करने की अनुमति है। वो जो होगा वो संविधान के अकॉर्डिंग होगा, सरकार जो चाहिए वो होगा, और भारत निर्माण के लिए हमें जो भी करना होगा वो करेंगे। तो आपके लिए केवल इसी में भलाई है, आप रेस्पेक्ट पूर्वक आप भारत में अप्लाई कर लें, नहीं तो हमारे पास वो भी तरीके, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब रियासत के के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल था वो रियासत पर बना रहा था दबाव मिलने के लिए कि भारत का निर्माण करना पड़ेगा। इस स्थिति का फायदा उठाता मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने एजेंडा भारत में पास किया और भारतीय राजाओं को आदेश दिया, एक घोषणा की अगर कोई भारतीय राजा भारत की स्थिति और दबाव से तंग आ चुका है तो मैं मोहम्मद अली जिन्ना घोषणा करना चाहता हूं ऐसे राजा जो भारत से तंग आ चुके हैं, उनके दबाव से तंग आ चुके हैं, पटेल जी से तंग आ चुके हैं, उस राजा के लिए पाकिस्तान के दरबार खुले हुए हैं। आप भारत में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, सॉरी पाकिस्तान में आपका स्वागत है, आप पाकिस्तान में आइए, पाकिस्तान वेलकम है। और मैं जिन्ना वादा करता हूं कि अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो पाकिस्तान आपकी स्वतंत्रता से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आप जैसी स्थिति में आज हो, जैसा रहना चाहते हो पूरे अधिकार आपको दिए जाएंगे। भारत में रहोगे तो दबाव में रहोगे,
प्ले पत्र में साइन करने के बाद विहीन रहोगे और पाकिस्तान में लोगे तो स्वतंत्र रहोगे और पूरे अधिकार के साथ रहोगे। तो ये ऐसे कैसे लालच था भारत के राजाओं के लिए, रियासती राजाओं के लिए, लेकिन राजाओं को लालच तो दिया गया, लेकिन राजा जो थे ये समझ चुके थे जिन्ना का लालच है, लेकिन कुछ राजा इसमें बह गए, जैसे भोपाल का हबीबुद्दौला। भोपाल का राजा था हबीबुद्दौला, ये बह गया, ये चाहता है मैं तो मिलूंगा कहां भी पाकिस्तान में। अब मुझे बात बताओ, जैसे मैंने लिख दिया पाकिस्तान, ये भारत है, पतंगा का, यहाँ है पाकिस्तान, आप जानते हो जैसा ये पाक हो गया, और जो ये भोपाल है ना, ये कांकी राजधानी भोपाल, तो मध्य प्रदेश राजस्थान की दिशा में हो गया, ये भोपाल हो गया। अब भोपाल का राजा चाहता है कहां मिलना, कहां मिलना चाहता है, अब कैसे मिलेगा, बीच में क्या है, बीच में क्या है। अब ऐसा तो नहीं भोपाल को ट्रक से बांध के खींच ले जाएगा, ऐसे कैसे पाकिस्तान ले जा रहा हो सकता है जमीन को कोई खींच ले जा सकता है। अब इसका टारगेट अगर ये पूरा का पूरा इलाका राजस्थान का पाकिस्तान में विलय हो जाए तो भोपाल की सीमा सीधे कैसे लग जाएगी। इसका मतलब भोपाल के राजा का टारगेट कांके राजा हो गए। राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासत कौन सी, और मारवाड़ का राजा था हरबंस सिंह, और हबीबुद्दौला जाके हरबंस सिंह से मिले, उनको कन्विंस किया आप तो राठौड़ हो, और राठौड़ का कोई मालिक नहीं होता, राठौड़ आपकी रगों में राव मालदेव का खून है, और चंद्रसेन के वंशज हो, वो चंद्रसेन जो किसी भी कंडीशन में मुगल अकबर के सामने जिले लाई के सामने जिसने घुटने नहीं टेके स्वतंत्रता के लिए आज उसकी स्वतंत्रता पे बात किया गया है। तो जैसे चंद्रसेन ने मुगलों से जिले लाई से अकबर से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, मैं भी चाहता हूं आप भी स्वतंत्रता के लिए आप भारत छोड़ो कहां चलो पाकिस्तान में आपके साथ हो। मैं आपकी मीटिंग करवा देता हूं। तो भोपाल के हबीबुद्दौला ने हरबंस सिंह की मीटिंग से करवा दी जिन्ना से। अब जिन्ना से मीटिंग हो गई, जिन्ना ने कहा मैं आपको पूरा करके क्या दूंगा स्वतंत्रता का, आप यथा स्थिति में बने रह सकते हो, लेकिन आपको पाकिस्तान में लेके एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके कारण ये बताते हैं हरबंस सिंह बह गया, किसके साथ बह गया, अरे कौन के कहने पे बह गया, और कहां मिलना चाहता था। लेकिन इधर तो हमारा एक व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, रेड क्लिप पे लाठी लेके बैठा रहता था। आगे तो देखो जैसे कोई राजा से दिखता था दूर से आता हुआ दो बार जमीन में लाठी मारता, जोर से धूल उड़ती, मिट्टी उड़ती, मिट्टी उड़ने से भय बैठा देता, आने से पहले डर जाते राजा, ये मारेगा खतरनाक तरीके से। और उनको कहता अगर सोचा है रेड क्लिप क्रॉस करने का तो ध्यान रखना पटेल के जीते जी भारत का कोई राजा रेड क्लिप क्रॉस नहीं कर पाएगा, मेरी मृत्यु के बाद ही भारत का राजा पाकिस्तान जा सकता है, उससे पहले मैं रेड क्लिप रेखा पे ही मिलूंगा। जब भी कोई राजस्थान भारत का राजा पाकिस्तान जाने का विचार करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी रेखा पर पाएगा, रेड क्लिप रेखा पे, मेरी लाठी और तुम्हारी फेस थोड़ी लेके आएंगे। तो ये बताते अब हरबंस सिंह गया था भाई, मैं चेक करके आता हूं जाने का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हरबंस सिंह को देख खड़े हुए दो बार ऐसे करके हवा में लाठी ले रही, जैसे ले रही तुरंत हरबंस सिंह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे, बैठ ले लो चलो, यहां कुछ नहीं हो सकता सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने। इसलिए इस कट्टरता के कारण तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, लोप्रस, क्या कहते हैं। इसलिए भारत निर्माण का श्रेय किसको देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और राजस्थान निर्माण का श्रेय किसको देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनकी संस्था का क्या नाम था, जिस संस्था के तहत वो काम करते थे, भारतीय रियासती विभाग बनाया गया था वो 5 जुलाई 1900। इसका सचिव कौन था भाई, सचिव कौन था, बीबी मेनन। हमें आपसे कितनी किताबें याद करनी है आपको, पहली किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ, कौन सी किताब है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, लेखक कौन है। दूसरी किताब कौन सी है, द लास्ट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, लेखक कौन है। अच्छा ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रकाशन किसने किया, ब्रिटिश सरकार ने। मैं आपसे ये कहूं भारत में स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासत थी, स्वतंत्र कितनी थी भाई, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, कौन सी ऑपरेशन के तहत मिलाई गई, दूसरा कौन सा ऑपरेशन याद करना है, ऑपरेशन विजय, जिसके तहत कौन सा राज्य मिलाया गया, गोवा, कौन सा मिलाया गया, विभाग का क्या नाम है, भारतीय रियासती विभाग, कब बनाया गया, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, क्या करना है भाई भारत का निर्माण। इसके अलावा मैं बात करूं लॉर्ड माउंटबेटन ने कितने अधिकार पत्र तैयार किए, पहला कौन सा है, इसके तहत कायम मिलना होगा, दूसरे का क्या नाम था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसके तहत कैसी स्थिति में रहना है, यथा स्थिति में। इसके अलावा मैं कहूं भारत को आजादी किस नियम के तहत मिली, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 किसने भेजा, भारत का आया, धारा कौन सी, अरे धारा कौन सी, किसकी सर्वोच्च ताकत हो जाएगी, किनको सौंप दिया जाएगा, क्या सौंप दिया जाएगा, या तो रियासती राजा कहां मिल सकते हैं, कहां मिल सकते हैं, या कैसे रह सकते हैं स्वतंत्र। इसके अलावा सबसे पहले बात करें एकीकरण क्या है भाई, एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एकीकरण के समय भारत का वायसराय कौन था। अच्छा कौन सा मिशन आया, अरे कौन सा आया मिशन, कब आया था, कितने सदस्य आए, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, अध्यक्ष कौन था, उद्देश्य क्या, भारत का क्या तैयार करना है, उसके लिए क्या तैयार करनी है, वो क्या बनाएगी, कहां का बनाएगी, ये क्या था भाई, ये किसका उद्देश्य था, ये कब आया, कब भारत का पहुंचा, कितने सदस्य आए, अध्यक्ष कौन था, क्या बनानी है सभा, क्या बनाने के लिए, किनका बनाना है, घोषणा कब की, भारत के छोटे छोटे क्या है, क्या बना लें, या काय में मिल जाए, बाकी कब पढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे कल, क्योंकि अगर इसको स्टार्ट कर दिया तो फिर कल कंफ्यूजन हो जाएगा। एकीकरण में कल